हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो है एक्सप्लेन करेंगे वो है 19 दिसंबर 2020 का न्यूज़ टुडे। तो इसमें जो सबसे पहले न्यूज़ है वो देखिए क्या है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, ठीक है, और जो बीपीए ब्रिटिश पेट्रोलियम, इन दोनों ने मिलके क्या किया है, जो एशिया के सर्वाधिक जो गहरे कुएँ थे ना, उन जो 3 कुएँ थे यहाँ पे, उनमें से प्रथम पे काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 3 में से जो है 3 का नाम क्या था? पहले पे तो जो जिस पे काम अभी शुरू हुआ है उसका नाम है आर क्लस्टर, दूसरे का नाम है सैटेलाइट क्लस्टर और तीसरे का एमजे है। ठीक है, इन 3 कुओं में से अभी पहले पे स्टार्ट हुआ है। ये किसके लिए? इन कुओं में से क्या निकालेंगे? वो प्राकृतिक गैस का उत्पादन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हैं, न्यूज़ को देखिए। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, जो हाल ही में जो आर आई एल और बीपीए, इन्होंने आर क्लस्टर पर अपना उत्पादन आरंभ करने की घोषणा की है। यह क्लस्टर क्या है? भारत के पूर्वी तट पर जो KG-D6, KG क्या है? कृष्णा गोदावरी, और डी से क्या है? धीरूभाई अंबानी, जो आर आई एल के सीईओ है ना, मुकेश अंबानी, उनके पिता। ठीक है, इन्होंने जो है 2003 में यहाँ पे जो है वो फाउंड किए थे कुएँ। ठीक है, तो इसके ब्लॉक में अति गहरे जल का गैस क्षेत्र है। यह एशिया में सर्वाधिक गहरा अपतटीय गैस क्षेत्र है, जो 2000 मीटर, इसकी गहराई कितनी है? 2000 मीटर से अधिक है। जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन कहाँ पे है? थोड़ा सा देखिए, आप जाके गूगल भी कर सकते हैं इनको, कृष्णा गोदावरी को। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, बाकी आप जो है इसका गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर कृष्णा के गोदावरी की हम बात करें तो वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? सबसे पहले महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र जो कितनी स्टेट से जाती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, ऐसे जाके यहाँ से निकल जाती है। और कृष्णा जो होती है, कृष्णा कहाँ कहाँ से, कौन सी स्टेट से जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दोनों यहाँ पे आके मतलब मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आके वो अपना वो बनाती है, डेल्टा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले गोदावरी की, तो सबसे लंबी नदी आपको पता है गंगा, फिर सेकंड पे गोदावरी आती है ना, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर कृष्णा, चौथे पे मतलब कृष्णा नदी है। तो गंगा के बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा गोदावरी के बारे में भी, जैसे कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ है ना, जो यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर है महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है, और 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, कृष्णा की बात करें तो उसकी 1400 है। ठीक है, इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग। उसके अलावा जो है ये कौन सी स्टेट से जाती है आपको पता चल गया? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, और अगर इसके बाद आपको जो है गूगल पे जाके इसकी ट्रिब्यूटरी देखनी होगी गोदावरी की, कौन सी है। ठीक है, जो एक तो राइट पे इसके और एक लेफ्ट में। ठीक है, राइट से 6 ट्रिब्यूटरी जाती है, और ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ जो है। ठीक है, और जो लेफ्ट से वो 10 है। ठीक है, इन सबको अच्छी तरह से आप कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद कृष्णा नदी है, इसका आपको पता चल गया कहाँ से, कितनी लेंथ है इसकी, कौन से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से जाती है, और स्टार्ट होती है महाबलेश्वर पे। ठीक है, ख़त्म ये दोनों यहाँ पे होती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो इसकी भी आप देख लीजिएगा, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। ठीक है, मेन जो सहायक नदियाँ हैं उसको अच्छे से लिख के और देख लीजिएगा कि कौन सी इनमें मेजर है। कुछ मेजर है, कुछ माइनर है, कुछ मतलब बड़ी नदियाँ इसमें मिलती हैं और कुछ इसकी छोटी नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करें तो जो ये बेसिन है, बेसिन मतलब जो इन दोनों के बीच में एरिया पड़ता है, मतलब यहाँ से अगर ये जा रही है कृष्णा, ठीक है, यहाँ से गोदावरी जा रही है, तो इनके बीच का एरिया क्या है? बेसिन में आ जाता है। तो एक विस्तृत डेल्टाई मैदान है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, इन दोनों के द्वारा निर्मित किया गया है। यह डेल्टा बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती क्षेत्र में 50,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। ज्ञातव्य है कि कृष्णा और गोदावरी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती हैं। ठीक है, कृष्णा, ये सारी मैक्सिमम वहीं जाती नदियाँ। ठीक है, गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, और कृष्णा आपको पता है 4th नंबर पे आती है लेंथ वाइज। उसके अलावा धीरूभाई जो 6 है, धीरूभाई वह क्षेत्र है जहाँ आर द्वारा भारत में सबसे गहरे गैस के भंडार की खोज की गई थी। ठीक है, तो इस परियोजना का महत्व क्या है? इस परियोजना में ऐसा बताया जा रहा है कि 2023 तक भारत की जो गैस की मांग है ना, वो 15% की कंप्लीट करने में ये सहायता प्राप्त करेगा। ठीक है, 15% बहुत ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू हमारी पॉपुलेशन इंडिया की। इससे भारत की गैस आयात पर निर्भरता कम होने के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा में भी सुधार होगा। इसके अतिरिक्त भारत के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसके आकलन के अनुसार वर्तमान में जो भारत में 42 बिलियन टन तेल के समतुल्य, मतलब इतनी हमारे पास जो है टोटल हमारे पास गैस तेल के कुएँ हैं। मतलब ये अनुमान की बात है, मतलब ये नहीं कि हमने फाउंड कर लिया। ठीक है, तो इसके भंडार विद्यमान है इतने उसके। इससे लगभग 29.796 बिलियन टन अज्ञात हाइड्रोकार्बन का भंडार है। ठीक है, ये सब अनुमान अनुमान लगाया जा रहा है इतना। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर जैसे कि आर क्लस्टर है, ठीक है, आर क्लस्टर, इसकी आपको वो पता चल गई कि लेंथ कितनी है? 2000 मीटर है।
ठीक है। और अगर इसको अगर कंटिन्यूस करते हैं हम 2021 तक, ऐसा बताया जा रहा है कि 2021 के एंड तक आते आते ये जो है 1.29 करोड़ मीटर स्क्वायर प्राकृतिक गैस जो है बना लेगा। ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। देखिए हाल ही में जो है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मतलब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, इन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रणनीति रिपोर्ट का विमोचन किया। विमोचन का मतलब क्या होता है? लॉन्च करना। जैसे किसी प्रोडक्ट का लॉन्च नहीं होता, ऐसे ही विमोचन करना। ठीक है। यह रणनीति ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक साझेदारी के साथ भारत की व्यापार और आर्थिक नीतियों को परिवर्तित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। वर्तमान में क्योंकि जो इसका जो हमारे पास साथ जो बायलैटरल वो होता है ना, हमारे बीच में जो व्यापार होता है, वो काफ़ी मतलब गिर गया। अगर हम 2018 से 19 में देखें तो ये ऑलमोस्ट 8वें नंबर पे था। ठीक है। और भारत 5वां सबसे बड़ा निर्यातक था। ठीक है। निर्यातक मतलब आयात मतलब वो किसी से सामान लेना, और निर्यात मतलब किसी को देना, है ना। तो अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 20 रैंक है इस टाइम इंडिया में। ठीक है। क्योंकि इसका जो पहले बिजनेस था वो कितने का था? 30.3 बिलियन डॉलर का। और अगर अभी करंट की बात करें तो ये 13.03 का हो चुका है। ठीक है। तो इस दिशा में जो है भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया जो है अपने जो वो है रिश्ते वो मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है। तो वर्तमान में भारत की ऑस्ट्रेलिया के निवेश की व्यापक संभावना है, क्योंकि भारत में जो एफडीआई है उसमें जो कोरोना हुआ, जो चाइना से बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपनी एग्जिट कर रही हैं, वो उसके लिए भारत ने क्या किया, अपनी एफडीआई की जो मानदंड थे उनको सरल कर दिया ताकि बाहर की कंपनियां जो है आकर्षित हो सकें। ठीक है। तो इस विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी खोल दिया है। तो 2018 से 19 में अगर देखें तो ये सबसे 8वां सबसे बड़ा वो था हमारा व्यापारिक साझेदार, और 5वां सबसे बड़ा निर्यात था जो कोयला और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा संचालित था। साथ ही नए क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, खेल, वस्त्र आदि परंपरागत संलग्नता के बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है। इसके अलावा इनके अगर संबंधों का जो है वो करें विहंगावलोकन। इसका विहंगावलोकन मतलब होता है ओवरव्यू, किसी चीज़ का ओवरव्यू करना। ठीक है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इसको इसका ओवरव्यू की मेन बातें जो होती हैं। ठीक है। तो आर्थिक और वाणिज्यिक अगर संबंध की बात करें, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और 30.03 जो आज के टाइम पे 13.03 रह चुका है। ठीक है। तो रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात करें, दोनों देशों ने सामरिक भागीदारी, असैन्य परमाणु सहयोग समझौते आदि पर हस्ताक्षर किया, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट पे। ठीक है। विज्ञान, साइंस एंड टेक पे बात करें तो अग्रणी अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीति सामरिक कोष की स्थापना की गई, मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। साइबर और साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर समझौता आदि किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो वैश्विक सहयोग की बात करें तो दोनों देश में जो है क्वाड, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, ये चारों मेंबर के सदस्य हैं। तो दोनों के आपूर्ति श्रृंखला नम्यता जो होती है ना, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इसको प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त दोनों ही देश चीन की आक्रामकता और अधिकार घोतक, मतलब अधिकार करने की जो नीति है, विदेश नीति के विरुद्ध अपनी चिंताएं भी साझा करते हैं। ठीक है। लोगों के मध्य संबंध कैसे हैं इनके बीच? वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जो है लगभग 7 लाख प्रवासी की संख्या सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। जो भारत के लोग हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं एजुकेशन लेने के लिए या जॉब करने के लिए। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 7 लाख वहाँ पे जा चुके हैं। ठीक है। अगर द्विपक्षीय व्यापार देखा जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा किसके साथ है? चाइना के साथ आज की डेट में। ठीक है। चाइना के साथ ऑलमोस्ट 84.4 बिलियन डॉलर का व्यापार है, जिसमें से हम वहाँ से जो वो करते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं, आयात करते चीज़ें, वो 68.06 की है। मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में हम आयात करते हैं, और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो 16.34 का। ठीक है। उसके बाद सेकंड पे यूएस, फिर थर्ड पे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है। ठीक है। अमेरिका में हम अच्छा खासा जो है एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि 48.6 बिलियन डॉलर, और 25.7 हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, और इस मामले में हमारा ऑस्ट्रेलिया 20th रैंक में। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो भारतीय रेलवे है उसने क्या किया, जो राष्ट्रीय रेल योजना है, नेशनल रेल पॉलिसी, इसके प्रारूप को जारी किया है। ठीक है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, जो मैक्सिमम जो हम काम करें किसी भी सेक्टर में, तो वहाँ पर किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं हम ज़्यादातर, अभी देखा जाए तो जो कार्बन का एमिशन है ना हमारा, उसको कम करके जो नेट जो शून्य कार्बन उत्सर्जन है, ठीक है, निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन 2030 तक हमें जो प्राप्त करना है। तो क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी दिनों से हम एक ना एक टॉपिक इसका आ जाता है। ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान करिएगा, इस टाइप से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स या मेंस में भी। ठीक है। तो उसके अलावा जो एनआरपी है, नेशनल रेल प्लान, उसका प्रारूप जारी किया गया। ऐसा किया गया तो एनआरपी को रेलवे और व्यवसाय के आदर्श
सहभाजन जो शेयर करते हैं आपस में, है ना, बाँटते हैं एक दूसरे के साथ चीज़, उसमें सुधार और क्षमता बाध्यताओं के निवारण के लिए विनिर्मित किया गया। ठीक है, तो इसके प्रमुख अगर आप देखा जाए तो इसमें एक तो जो है रेल की जो अब स्पीड है वो काफ़ी, जो एक्सप्रेस वगैरह हैं उनकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक कर दी जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा जो नई जो वो होंगे ना सुपर फास्ट ट्रेन, वो 3 या 4 नई ट्रेनें भी इंट्रोड्यूस करी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो माल ढुलाई है, तो जो माल का ढोना होता है उसको औसत हिस्सेदारी को वर्तमान में बढ़ाकर 27 से अब 45% तक किया जाएगा। ठीक है, जब भी माल वगैरह ढोते हैं ना हम, उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा माल हम एक बार में कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे, है ना। तो ये नियम जैसे कि अब मान लीजिए आपके पास 100 किलो चावल है, ठीक है, उसको आप एक बार में 30 किलो, एक बार में 20 किलो, एक बार में फिर बचा वो 50 किलो ढोल रहे हैं ना, तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, उससे ट्रेन ज़्यादा बार चलेगी। तो उसको कोशिश किया जाएगा एक ही टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बार उसे कहीं पे भेजा जाए। ठीक है, उससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ठीक है, उसके अलावा जो इस दीर्घकालिक रणनीति योजना को बुनियादी ढांचा संबंधी क्षमता को बढ़ाने तथा रेलवे के भावी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यावसायिक व वित्तीय नियोजन हेतु एक साझे मंच के रूप में तैयार किया गया है। योजना का उद्देश्य क्या है? 2030 के मांग के अनुसार क्षमता निर्माण करना, है ना। पॉपुलेशन बढ़ती जाए तो मांग बढ़ेगी, उस हिसाब से वर्ष 2050 तक मांग में वृद्धि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तहत 2030 तक माल ढुलाई में जो है 27 से 45% तक इंक्रीमेंट करना। उसकी मुख्य विशेषता क्या है एनआरपी की? तो विज़न 2024 को, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं यथा 2024 तक 100% विद्युतीकरण, 100% जो है विद्युतीकरण हो, भीड़ भाड़ वाले पे मल्टी ट्रैकिंग हो, है ना। जैसे जो ट्रेन वेट नहीं करते रहते, तो वहाँ पे जहाँ पे भीड़ भाड़ हो वहाँ पे मल्टी ट्रैकिंग हो, मतलब एक ट्रेन आ रही है एक जा रही है, इस टाइप से, मतलब एक दूसरे की क्रॉसिंग के लिए टाइम ना वेस्ट हो। परिवहन की गति भी बढ़ाई जा रही है ना, उन्नयन करा जा रहा है, आदि के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रारंभ किया जाए। उसके अलावा वर्ष 2024 के उपरांत ट्रैक और सिग्नलिंग में भावी परियोजनाओं की पहचान की गई, साथ ही इनके कार्यान्वयन के लिए निश्चित समय सीमा भी निर्धारित की गई। 3 समर्पित मालवाहक गलियारे यथा पूर्वी तट, पूर्व पश्चिम जो है, और उत्तर दक्षिण, इनकी पहचान की गई है। रोलिंग स्टॉक जो रेल के डिब्बे और इंजन होते हैं आदि के संचालन एवं स्वामित्व जैसे विजयों में, इसमें भी जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ट्रेन रेल्स में भी। ठीक है, तो इसमें भी निजी क्षेत्र की सतत भागीदारी पर बल दिया गया है। ठीक है, तो ये इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो डीआरडीओ है, रक्षा अनुसंधान और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा विकसित प्रणालियों को सशस्त्र बलों के जो आर्म्ड फोर्सेज है उनको प्रमुख को सुपुर्द किया गया, उनको दिया गया। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो है 3 जो है प्रणालियाँ दी गई हैं। ठीक है, अगर हम इन 3 की बात करें तो पहली क्या है, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी क्या है, अस्त्रा एम के मिसाइल, और तीसरी क्या है, जो बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम। ठीक है, इन तीनों की अलग अलग खूबियाँ हैं, वो देखते क्या क्या है। सबसे पहले जो दी गई है वो दी गई है IMSAS। यह एक उच्च प्रदर्शन वाली इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर प्रणाली है। ठीक है, यह भारतीय नौसेना को जो ग्लोबल मैरीटाइम सिचुएशनल पिक्चर होगी, ठीक है, और समुद्री जो मैरीटाइम प्लानिंग टूल्स होंगे, और इनका विश्लेषणात्मक मतलब क्या होता है, इनका एनालाइज करके एनालिटिकल क्षमता प्रदान करेगी, है ना। किसी भी चीज़ को एनालाइज करके फिर उसके ऊपर डिसीजन लेने की क्षमता इसे प्रदान करेगी। यह प्रणाली नौसेना कमान और नियंत्रण को सक्षम करने के लिए प्रत्येक समुद्र में प्रत्येक पोत को नौसेना मुख्यालय से, जितने भी पोत होंगे ना उनको जो हमारा नौसेना मुख्यालय होगा वहाँ का, उससे कनेक्ट करेगी। ठीक है, विवरण उपलब्ध करवाएगी उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अस्त्र एम के 1 मिसाइल। यह जो है स्वदेशी रूप से विकसित प्रथम बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है, जहाँ तक हम देख सकते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज वह हवा से हवा में, ये जरूर ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ पे अटैक कर रही है। ठीक है, तो ये हवा से हवा में अटैक करेगी, मार करने में सक्षम मिसाइल है, इसे लड़ाकू विमानों पर स्थापित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अतिरिक्त इसे पैंतरेबाजी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैनो यू वीरिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है सावधानी पूर्वक। पैंतरेबाजी होता है मतलब हम सावधानी पूर्वक केयरफुली में अत्यधिक सक्षम सुपरसोनिक विमानों को लक्षित करेगी। सुपरसोनिक विमान क्या होता है, मतलब बड़ी तेज़ी से वो निकलेंगे, है ना, तो हमें यहाँ पे सावधानी पूर्वक इस पर जब भी अटैक करना होगा तो केयरफुल इस पर अटैक करेंगे, है ना, इसको बोला जाता है मैनो एवियोरिंग। तो इस लक्षित करने और नष्ट करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा इस मिसाइल की रेंज क्या होगी, 70 किलोमीटर से अधिक होगी, और गति क्या होगी, 555 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में, मतलब इतना, है ना।
तो देखिए भारत की जैसे लेंथ ऐसे 3200 कुछ है, ऐसे 2900 है, मतलब 1 घंटे में तो ये पूरा चाइना में भी आधा घुस जाएगी, है ना। तो बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम, यह सभी प्रकार के मौसम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी करने में सक्षम प्रणाली है। BOSS ये जो है बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम दूरस्थ संचालन क्षमता के साथ अधिक ऊंचाई वाले दुर्गम और शून्य से नीचे जहाँ पे टेम्परेचर होगा ना वहाँ क्षेत्रों में घुसपैठ का स्वतः पता लगाएगी। ठीक है, इस प्रणाली को लद्दाख सीमा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, है ना। LAC के आसपास ही करा जाएगा क्योंकि चाइना के साथ हमारा काफ़ी अभी चल रहा है ना। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर निगरानी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 6 हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली, मतलब जो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवाक्स विमान विकसित करने के लिए DRDO को मंजूरी प्रदान की थी। वर्तमान में अगर देखें तो जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पास केवल 3 इजरायली फॉल्कन है AWACS, जिनकी रेंज जो है 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर तक मतलब मार सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2 स्वदेशी नेत्र विमान भी है। ठीक है, जो ये नेत्र विमान है ये किसके किसके लिए बनाए गए थे? CRPF जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के लिए। ठीक है, इनका जो है ये ऑलमोस्ट 2.5 जहाँ से आप चलाएंगे वहाँ से, मतलब वो देखा आपने ड्रोन, उसमें एक मूवी आई थी उरी मूवी में यूज़ किया था जैसा। ठीक है, तो उसी टाइप से है फाल्कन। ठीक है, और ये 2.5 किलोमीटर तक जा सकते हैं जहाँ से आप उड़ा रहे हैं इसे। इसका वेट 1.5 kg होता है, काफ़ी हल्का होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा बाकी इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो हाल ही में सरकार ने सुरक्षित नेटवर्क के लिए जो है दूरसंचार जो क्षेत्र होते हैं उन पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश है, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकॉम सेक्टर पर NSDTS की घोषणा की है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, जो NSDTS है उसमें साइबर हमले जो भी होंगे, डेटा की चोरी होगी, खतरा उत्पन्न करने वाले सभी अन्य आभासी सुभेद्यताओं के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत का प्रथम और सबसे व्यापक ढांचा है। ठीक है, इसमें किए गए प्रावधान क्या है, जो सरकार ने देश के दूरसंचार नेटवर्क में जो अधिष्ठापन है, ठीक है, जो है अधिष्ठापन मतलब जो उसका इंस्टॉलेशन करते हैं ना, जैसे हम फ़ोन में नेटवर्क इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइप से सरकार देश के जो दूरसंचार नेटवर्क है उसमें इंस्टॉलेशन के लिए जो विश्वसनीय स्रोत और विश्वसनीय उत्पादों की एक सूची घोषित करेगी। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए जो है किसने अनुमोदित किया है, जो राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा समिति है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑन टेलीकॉम है NSCT, इसने इसके द्वारा अनुमोदित किया गया है। अच्छा ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर आती है उसके एक मंत्री है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। ठीक है, तो NSCT की अध्यक्षता को जो है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा की जाती है, जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जाती है। ठीक है, तो ये नेशनल जो वो है जिनके चीफ हैं जो नेशनल सिक्योरिटी NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उनके जो चीफ हैं अजीत डोभाल, तो ये तीन जो वो हैं मेंबर है वो इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, उसमें अभी अभी एक नया जो मेंबर है वो ऐड हुआ है, अभी तो नहीं कहेंगे, 2 साल पहले, पहले 2 थे अब 3 हो गए हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं की बात हो रही है कि जो इसकी अध्यक्षता है जो ये नई बनाई जा रही है NSCT, इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, RN रवि इनका नाम। ठीक है, तो दूरसंचार सेवा प्रदाता केवल विश्वसनीय स्रोतों से उपकरण खरीदने के साथ साथ केवल विश्वसनीय उत्पादों का उपयोग करेंगे। ठीक है, ऐसा रविशंकर प्रसाद जो इसके वो हैं जो मंत्रालय के चीफ हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो विश्वसनीय स्रोत होंगे उन्हीं का यूज़ किया जाएगा, उन्हीं के जो है उपकरण खरीदे जाएंगे। जिन स्रोतों से भी ये होगा कि कोई खरीद नहीं की जा रही है उनकी एक जो है नेगेटिव लिस्ट बना के अलग से जारी कर दी जाएगी। मतलब ऐसा करने से जो उनसे खरीदने जाएंगे उनको पहले ही पता चल जाएगा। ऐसे निर्दिष्ट स्रोतों की एक सूची बनाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त इन निर्देशों में घरेलू अभिकर्ताओं द्वारा विश्वसनीय श्रेणी में बनाए गए दूरसंचार उपकरण की प्रामाणिकता प्राप्त करने के लिए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। यह कदम किस लिए उठाया गया? चीन के दूरसंचार उपकरण विक्रेताओं जैसे हुआवे, ZTE के लिए भारतीय टेलीकॉम अभिकर्ताओं को उपकरणों की आपूर्ति करना संभावित रूप से अधिक कठिन बना सकता है ना, क्योंकि जो हमारे पार्ट जो चाइना से हम ले रहे थे वो हमें काफ़ी सस्ते और काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही थी, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे घरेलू जो भी वो होंगे ना अभिकर्ता होंगे जो बनाने वाले इस टाइप के, उनको संभावित रूप से अधिक कठिन बना सकता है उनके जो सामान बनाया वो बेचने के लिए। उल्लेखनीय है कि दूरसंचार देश की अन्य सभी क्षेत्रक आधारित सूचना अवसंरचना जैसे विद्युत, बैंकिंग,
वित्त, परिवहन, शासन, रणनीतिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अंतर्निहित बुनियादी ढांचा है ना। ये सब क्या करते हैं अल्टीमेटली, आप इनको यूज़ करने के लिए किसका यूज़ करोगे, है ना, दूरसंचार इसी का यूज़ करोगे, है ना। तो ये इन सब के लिए बुनियादी ढांचा है। भारत साइबर हमलों का सामना करने के लिए विश्व के शीर्ष तीन देशों में आता है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बचे हुए 2 देश बताने कौन से हैं जो इंडिया के साथ फर्स्ट 3 में आते हैं। ध्यातव्य है कि इंटरनेट ऑफ थिंग उपकरणों के बढ़ते उपयोग और 5G प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ साइबर हमलों का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। सॉरी, अभी और जो छोटी मोटी न्यूज़ है वो भी करनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो छोटी न्यूज़ है। सबसे पहले क्या है, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। ठीक है, CDRI मतलब कोलिएशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो CDRI क्या है, अगर इसके उसकी बात करें तो CDI जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 में जो है PM ने इसकी घोषणा की थी कि इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और इसे लॉन्च किसने किया है, ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने CDRI को आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री जो ये है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, CDRI जो है राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्त पोषण तंत्रों, निजी जो क्षेत्र और शैक्षणिक तथा ज्ञान आधारित संस्थाओं की एक बहुहितधारक वैश्विक साझेदारी है। इसका उद्देश्य, सबसे पहले इसका उद्देश्य देखें तो जलवायु और आपदा जोखिम जो होते हैं ना, जलवायु जो आपदा जोखिम होते हैं, इनके नई एवं मौजूदा संरचनात्मक प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना और ताकि जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद देखिए, जो विश्व बैंक ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार किया है। ठीक है, कुछ जो देश हैं उनकी रैंकिंग को दोबारा अपडेट किया गया है। ठीक है, इसके परिणामस्वरूप जो चीन, संयुक्त अरब अमीरात, अजरबैजान, इनकी जो रैंकिंग है उसमें बदलाव किया गया है। ठीक है, इंडिया की पहले इसमें काफ़ी जो है ख़राब रैंकिंग रही थी 63 2020 की। ठीक है, और EODB क्या है, इसको पब्लिश कौन करता है, ये अगर इस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो ये होगा। ठीक है, जो प्रीलिम्स में काफ़ी हद तक आ सकता है। तो विश्व बैंक इसे जो है पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक इसे जो है प्रकाशित करता है एवरी ईयर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, हर साल निकालता है। और हाल ही में क्या है, विश्व बैंक ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर देशों को रैंक प्रदान करने की 2 हालिया रिपोर्ट 2018 और 20 में सुधार किया है। ठीक है, इस सुधार रेटिंग में परिवर्तन हेतु प्रबंधन द्वारा अधिकारियों पर डाले गए अनुचित दबाव के आरोपों के उपरांत एक आंतरिक लेखा परीक्षण पर आधारित है। ठीक है, ये देख लिया हमने और इंडिया की रैंकिंग देख ली। उसके बाद ये कौन, वर्ल्ड बैंक इसे प्रतिवर्ष निकालता है। व्यवसाय करने में सुगमता, वस्तुतः किसी देश के EODB को परिभाषित करने हेतु विभिन्न मानदंडों के समग्र आंकड़ों को संदर्भित करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत व्यवस्था सुधार, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका अगर हम उद्देश्य देखें तो क्या है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना उसका समग्र आर्थिक विकास करना और जो अंतर्राज्य पारेषण मतलब जो विद्युत का जो पारेषण होता है ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो जो अंतर्राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य में उसका ट्रांसमिशन और वितरण अवसंरचना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके लिए जो वितरण अवसंरचना उसको मजबूत करना, ये इसका एम है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है हाल ही में जो मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना जो NERPSIP इसके संशोधित लागत अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की है। तो योजना का कार्यान्वयन कौन कर रहा है, जो PGCIL है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये इस योजना का कार्यान्वयन कर रही है कि इसके माध्यम से किया जा रहा है। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इस योजना को जो है विश्व बैंक निधि की सहायता से वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो वो होता है ना निधि, उससे इसको संशोधित किया जाएगा। और इसके लाभार्थी कौन से राज्य रहेंगे, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इस योजना के लागू होने के उपरांत एक विश्वसनीय पावर ग्रिड की स्थापना की जा सकेगी। साथ ही भावी भार केंद्रों, विद्युत आवश्यकता वाली इकाइयों के NER राज्यों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है उसकी प्रोजेक्ट रेडीनेस जो फाइनेंसिंग है PRF। ठीक है, इसकी सुविधा देखते हैं। तो सबसे पहले ADB के बारे में जान लेते हैं। ये एक क्षेत्रीय बैंक है जो कि 1966 में बनाया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पे, मनीला, फिलीपींस में स्थित है। अगर इसके शेयर धारक की बात करें जो टॉप में आते हैं वो जापान और USA दोनों 15.6% जो है इसमें फंड करते हैं। उसके अलावा भारत 6.4, चीन 6.4, भारत 6.3, ऑस्ट्रेलिया 5.8। ये इसके टॉप 5 जो शेयर धारक है, मतलब जो इसमें जो जिनका पैसों का जो शेयर होता है।
ठीक है। तो पीआरएफ के बारे में अगर देखें हम, जो प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग है, तो दस्तावेज अनुबंध प्रक्रियाओं में विलंब को कम करने और प्रारंभिक संवितरण में तेजी लाने के लिए परियोजना की तैयारी से लेकर उस मतलब जब तैयार होती है परियोजना, उससे लेकर उसके जब उसको एग्जीक्यूट करता है, कार्यान्वित करते हैं, तो वहाँ तक का काम पीआरएफ द्वारा किया जाता है। ये जो एडीबी और भारत में त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं के सुधार और पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं हेतु $4.21 बिलियन का जो है पीआरएफ सुविधा पर हस्ताक्षर हुआ। $4.21 मिलियन। उसके अलावा यह है किसी पूर्वोत्तर राज्य के लिए एडीबी की प्रथम पीआरएफ सुविधा है। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही। अगली न्यूज़ देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना के लिए 5 समझौतों पर 5 जो एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उस पर जो है एमओएफआई जो एमओएफपीआई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसने जो है 5 एमओयू पे साइन किया है। ठीक है, तो जो इसका प्रधानमंत्री सूक्ष्म जो पीएम एफएमई है, इसके कार्यान्वयन में अभिसरण तंत्र को परिभाषित करने के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी जो ट्राइफेड है ना, इसके और अन्य एजेंसियों के साथ इस पर समझौता ज्ञापन किया गया है। पीएमएफएमई योजना मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण जो एमओएफपीआई मिनिस्ट्री है, उसकी एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके कार्यान्वयन के लिए जो यूबीआई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने E20 ईंधन पर अधिसूचना का प्रारूप प्रकाशित किया। ठीक है, E20 जो यूज़ करता है, जो व्हीकल होता है, वो ईंधन 20% इथेनॉल और गैसोलीन, इनका मिश्रण यूज़ करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इको फ्रेंडली होते हैं। अगर 2030 तक बात करें तो हम 20% इथेनॉल और 5% बायोडीजल का यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। तो अधिसूचना E20 ईंधन को एक मोटर वाहन ईंधन के रूप में अपनाने और ईंधन के लिए वृहद पैमाने पर उत्सर्जन मानकों को अंगीकृत करने हेतु जारी किया गया है। इसके अलावा यह अधिसूचना जो ये पब्लिश हुई थी, E20 अनुपालन योग्य वाहनों के विकास की सुविधा प्रदान करती है। कार्बन जो फुटप्रिंट है उनको कम करना और आयातित बिल पे कमी करके विदेशी मुद्रा की भी इसमें बचत होगी। तो 60वां गोवा मुक्ति दिवस के बारे में देख लेते हैं। 60वां गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा जो है सबसे एंड में आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से। ठीक है, तो वर्ष 1961 में भारतीय सशस्त्र बल का द्वारा 450 ईयर्स अगो पहले पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त करवाने की स्मृति में मनाया जाता है। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में भारत के कई हिस्सों को अपना उपनिवेश बनाया था, 1510 ईस्वी में, किंतु 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में गोवा, दमन-दीव जो है 1961 को मुक्त करा और दादरा नागर हवेली 2 अगस्त 1954 को उसके रूप में पुर्तगाली उपनिवेश ही शेष रह गए थे। ठीक है, तो ये भी सबसे एंड में गोवा और दमन दीव इनको आज़ाद किया 1961 में पुर्तगालियों से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और बाकी 20 सितंबर का जो है 20 दिसंबर का जो है वो थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि इंग्लिश का काफ़ी लेट आया, तो हिंदी का अभी जो है अब रात तक आएगा। ठीक है, बाकी तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर टुडे।